हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है स्टूडेंट्स जो 13 मार्च 2023 को आपके यूजीसी नेट द्वारा आयोजित गृह विज्ञान का पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस और आगे नेट में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को मैं आपसे टेलीग्राम पर भी पूछूंगी, तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद दिव्या और होम साइंस प्लेनेट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप क्विज बनाते हैं, पोल बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वहां पर मैं इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस जरूर करूंगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको करवा दें, और अगर और भी कुछ बच जाता है तो मैं सेकेंड पार्ट में डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी आपके साथ कवर कर लूंगी। तो स्टूडेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच गाइस। नाउ द लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही जो है क्वेश्चंस को ऐड करा है, तो मतलब कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आई होप आपको विजिबल है, आपको क्लियर है, आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सके, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सके, इसलिए मैंने ऐसे ही कवर करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर कह रहा है कि एटीपी यील्ड्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोजेस। आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बच्चा बच्चा इस आंसर का क्वेश्चन कर सकता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने अणु से मिलकर बनता है। एटीपी के तो 38 अणु से मिलकर के बनता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार मैंने आपको समझाया है कि 38 अणु होते हैं, 38 एटीपी होते हैं जो मिलकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। हम जो फूड से ग्लूकोज लेते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में ऐसे ही यूज नहीं होता, पहले वो मेटाबोलाइज होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तब जाकर के हमारे शरीर की जो करेंसी है एटीपी है वो हमारी बॉडी को प्राप्त होती है। हमारी बॉडी में जो एटीपी एनर्जी है वो यूज की जाती है, ग्लूकोज जो है वो उस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो 38 अणु मिलकर के एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु मिलकर के ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर एक वयस्क महिला का वजन 50 किलो है और कद उसका 150 सेंटीमीटर है तो उसका बीएमआई क्या होगा। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको जब बीएमआर और बीएमआई वाला वीडियो कराया था तब उसी में समझा दिया था कि किस तरीके से आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपने कब करा दिया, कौन सी वीडियो में करा दिया, हमने तो देखा ही नहीं। तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपने क्यों नहीं देखा। कुछ बच्चों ने देखा, कुछ बच्चों को आता है, उन्होंने कर लिया, जो नहीं कर पाए वो उनकी गलती है। फिलहाल बीएमआई का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके, वेट होना है, आपके वेट होता है केजी में, एंड अपॉन हाइट होती है आपकी मीटर पर स्क्वायर में, ठीक है। हमारे पास वेट भी है, हमारे पास हाइट भी है। हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें आपके मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 150 सेंटीमीटर था। आप इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.50 लिख लो या चाहे 1.5 लिख लो, बस इतना करना था आपको। फिर आपको जैसा फॉर्मूला था वैसे रख देना था, वेट रख देना था ऊपर। मीटर आपके मीटर पर स्क्वायर होता है तो 1.5 इंटू 1.5 करना था। देन आपको इसको कैलकुलेट करना था और कैलकुलेट करके आपका बीएमआई निकला था। इसका आंसर मैं अभी भी नहीं दूंगी, आप सब निकालेंगे इसका आंसर। अब तो आप सब निकाल लेंगे। वैसे तो जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, जिनको पता है क्वेश्चन को रटो मत, रट के आंसर मत करो, ये बस चेंज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करिए और फिर आंसर मुझे जो है बताइए नीचे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द टाइप ऑफ स्कीम कंबाइंस द 3 इक्विडेंस कलर्स विच अकर्स एट द पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द कलर्ड सर्कल। उस योजना का प्रकार कौन सा है जो 3 समानांतरली रंग का संयोजन करता है और रंग वृत्त पर किसी भी स्थान पर रखते हुए एक समबाहु त्रिकोण के बिंदुओं पर घटित होता है। ओफो,
सीधे सीधे पूछो ना कि ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, बताइए वो कौन सी आपके हो जाएगी? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम होगी, ट्रायडिक कलर स्कीम होगी, डबल कॉम्प्लीमेंट्री होगी, या अनुरूपी एनालॉगस कलर स्कीम होगी? बताइए कौन सी हो जाएगी, क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर ऑफिशियल माना गया है वो आपके माना गया है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, ट्रायडिक कलर स्कीम। ऑब्वियसली जब त्रिभुज बना रही है तो वो आपके हो जाएगी त्रयक रंग योजना, ट्रायडिक कलर स्कीम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लोथिंग? थ्योरी कौन सी नहीं है क्लोथिंग की? इंडिविजुअलिटी, मॉडेस्टी, अडॉर्नमेंट और प्रोटेक्शन। बताइए कौन सी नहीं है? आपके जो ऑफिशियल आंसर माना गया है स्टूडेंट्स वो है आपके इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी जो है वो कोई भी थ्योरी क्लोथिंग की नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज ऑफ फैशन गुड इज कॉल्ड? फैशन उत्पादन के विक्रय और क्रय संबंधी गतिविधि को क्या कहा जाता है? फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन विज्ञापन, फैशन रिटेलिंग, फैशन डिजाइनिंग। बताइए क्या कहा जाता है? इंग्लिश में भी देख देंगे। सेलिंग और एंड बाइंग एक्टिविटी ऑफ फैशन गुड्स इज कॉल्ड फैशन रिटेलिंग, इज कॉल्ड फैशन रिटेलिंग। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा फैशन रिटेलिंग। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में भी आपके फैशन रिटेलिंग आंसर किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी आर मेजर ऑफ द? हम जो ग्रेविटी है, डेंसिटी है, वो किसके लिए जो है विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसके माप के हैं? रेखो मतलब कलर शेड ऑफ द फाइबर, रेशो होगा, रेशो। ठीक है, रेशो का कलर शेड चेक करते हैं आप, रेशो का लचीलापन चेक करते हैं आप, रेशो का रूप चेक करते हैं आप, या रेशो का भार चेक करने के लिए होता है? बताइए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है और डेंसिटी है वो किसको मेजर करने के लिए होती है? कलर शेड ऑफ द फाइबर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फाइबर, अपीयरेंस ऑफ द फाइबर, या वेट ऑफ द फाइबर? क्या आंसर हो जाएगा? वेट ऑफ द फाइबर, वेट ऑफ द फाइबर। विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व जो है वो आपके रेशो के भार के माप है, तभी तुम्हें पता चलता है किसका कितना गुरुत्व है, किसकी डेंसिटी है, कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर डेलिकेट और प्रीशियस वर्क द वर्क सरफेस हाइट शुड बी, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। उत्कृष्ट तथा परिशुद्ध कार्य के लिए कार्य सतह की ऊंचाई होनी चाहिए। तो आपके आंसर जो दिया है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोहनी की ऊंचाई पर, कोहनी की ऊंचाई से 2 से 3 इंच ऊपर, या कोहनी की ऊंचाई से 2 से 3 इंच नीचे, या किसी भी इच्छित ऊंचाई पर? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लिश में भी देखिए, यहां पर आपके आंसर जो ऑफिशियली है वो है 2 से 3 इंच एल्बो हाई। ठीक है, यहां पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोहनी की ऊंचाई से 2 से 3 इंच ऊपर जो है आपके उत्कृष्ट और परिशुद्ध कार्य के लिए कार्य सतह की ऊंचाई होनी चाहिए। आपकी कोहनी से 2 से 3 इंच ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नीचे नहीं, 2 से 3 इंच ऊपर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हैंडलिंग इनकम? निम्नलिखित में से आय प्रबंधन करने की विधि नहीं है। अभी हमने ये क्वेश्चन आपको उस पर भी कराया था, टेलीग्राम पर भी बता दिया था। इसका आंसर बताइए कौन सा नहीं है? हैंडआउट विधि भी है, 50-50 मेथड भी है, अलाउंस भत्ता विधि भी है, बट अनइक्वल असमान वेतन विधि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको इनकम वाले चैप्टर में मिल जाएगा बहुत इजीली। होम मैनेजमेंट के बुक में आपको इनकम वाला चैप्टर है, वहां पर आपके ये मेथड्स दिए हुए हैं, वहां आपको मिल जाएगा। तो अनइक्वल सैलरी मेथड नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, नीति आयोग, या मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है स्टूडेंट्स नीति आयोग। नीति आयोग ने WEP को लॉन्च किया था 2018 में। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जो है वो नीति आयोग के द्वारा 2018 में आपके क्या किया गया था?
प्रारंभ किया गया था, लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे एलटी ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो, इसको जरूर ध्यान रखा करिए। टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लाजरस, शीलर स्पेंसर, मिशेल वासन, जी स्टैनली हॉल। आंसर करिए। यहां पर आपके आंसर जो है वो है शीलर और स्पेंसर, ठीक है। शीलर 1873, स्पेंसर 1875 ने आपके अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसऑर्डर दैट ऑफन इन्वॉल्व व्हाट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज स्टटरिंग इज ऑल्सो नोन एज। उन विकारों को किस नाम से जाना जाता है जिनको प्रायः हकलाहट के रूप में संदर्भित किया जाता है? एक व्यक्ति हकला रहा है तो आप उसको किस डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे? भाषाई विकार में, अधिगम विकार में, बारंबारिता विकार में, या उच्चारण विकार में? किस में डालेंगे बताइए? आप उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर में डाल देंगे, उसको लर्निंग डिसऑर्डर में डाल देंगे, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में डालेंगे, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में डालेंगे? आंसर करेंगे सारे बच्चे। जो आंसर यहां पर दिया गया है वो आपके माना गया है, जो ऑफिशियल आंसर की में, फ्लुएंसी डिसऑर्डर। किस में माना गया है? फ्लुएंसी डिसऑर्डर। हालांकि ये भाषाई विकार है, आपके तुतलाना, हकलाना भाषाई विकार है, लेकिन इन्होंने जो है उसको, हकलाहट को सामान्यतः आपके फ्लुएंसी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है कि स्टटरिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लुएंसी डिसऑर्डर। जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर आंसर किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड। द पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। कैसा न्यूरॉन बना दिया मैंने? दिस इज वन न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, ठीक, ऐसे करके, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे पड़ा है, दूसरा न्यूरॉन पड़ा है। बताइए बीच के गैप को क्या बोलते हैं? ऐसे ही बना दो। क्या बोलते हैं बीच के गैप को? इसको क्या बोलते हैं? स्नायु कोशिकाएं न्यूरॉन के बीच संप्रेषण के बिंदुओं को क्या बोला जाता है? आंसर करिए। साइनेप्स पढ़ाया है ना, साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन के बीच में जो ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है ये साइनेप्स कहलाता है। साइनेप्स, यहीं से जो है इनकी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो आपके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आगे की तरफ पुश हो जाते हैं, यहाँ पर आपके भरे होते हैं और दूसरे के ऊपर आपके गिर जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ऐसे कन्वे होती है, आगे होती है। तो बीच का जो जंक्शन है या बीच का जो आपके गैप होता है उसको साइनेप्स के नाम से जानते हैं। ये मैंने भी आपको अभी कराया था। नाउ द नेक्स्ट इज, a narrow exclusive circle or cluster of children and adolescent whose mutual friendship from a cohesive network and held together by common interest, views and purposes are। बच्चों और वयस्कों के उस एक संकीर्ण अनन्य वृत्त या समूहों को क्या कहा जाता है जिनकी पारस्परिक मैत्री एक संजक और नेटवर्क का निर्माण करती है? समान हित विचारों और प्रयोजनों के द्वारा उन्हें एकजुट रखा जाता है। मतलब कुल मिला के इस जो इनमें से वो कौन सा चीज है, वो क्या है आपके बताइए? वो आपके क्लिक है, वो आपके गैंग्स है, वो आपके क्राउड है, या वो आपकी कमेटी है? इसको गुट बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लिक, ठीक है। क्लिक्स, नॉट कलीग्स। कलीग्स आर डिफरेंट, क्लिक्स आर डिफरेंट। ये क्लिक वो है, एक गुट है जिसमें कुछ बच्चों का या कुछ वयस्कों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी कॉमन वैल्यूज होती हैं, कॉमन व्यूज पर्पस होते हैं, और वो किसी और को अपने गुट में घुसने भी नहीं देते हैं। वो नहीं पसंद करते हैं कि कोई नया बंदा उनके गुट में घुस जाए। तो इसको आपके गुट बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लिक्स बोलते हैं, क्लिक बोलेंगे, ठीक है आप, क्लिक, नॉट कलीग्स। कलीग्स अलग होता है। ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया है? आंसर बताइए, किसने किया है? तो आपके सबको पता है, लेव वाइगोस्की ने ZPD की बात वो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संघर्ष, दुश्चिंता, अशांतिकारी मनोभावों का सामना करने के अलावा
सामाजिक एवं मनोभाविक कुशल क्षेम को बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली अचेतन रणनीतियों को किस रूप से जाना जाता है? अंग्रेजी में देख लेते हैं। Unconscious strategies used to cope with conflict, anxiety and disturbing emotions as well to maintain social and emotional well-being is known as। किस प्रकार एक व्यक्ति जो है अपनी एंजाइटी, अपने द्वंद, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने इमोशंस को दबाता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हमसे सबने पढ़ा है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, जहां पर एक व्यक्ति जो है अगर वो इसका यूज नहीं करेगा तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसमें आप रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें आप दमन पढ़ते हैं, प्रतिगमन पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म का ही आपके हिस्सा है, डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स हैं। तो इसको हम एक नाम क्या देते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र देते हैं, जहां एक व्यक्ति क्या करता है, अपने जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उसका निवारण ढूंढता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, इसको करना जरूरी है इमोशनल बैलेंस में आने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयटी गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। नरेगा के बारे में बात कर रहा है आपसे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, सबको पता है 2006 में की गई थी। इसमें 4 डेट हमें याद रखनी होती हैं, 2005, 2006, 7 का गैप है, 2008 और 2009। इसकी बात कई बार आपसे मैं कर चुकी हूं और आपको पता भी है। 5 में ये जो है संसद में रखा गया था, 6 में ये जो है आपके लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड द रोल रिवर्सल बिटवीन द स्पीकर एंड द, कट गया है कोई बात नहीं, हिंदी में देख लेते हैं, एंड द ऑडियंस होगा या एंड द, वक्ता और श्रोता के मध्य प्रतिपुष्टि का महत्व और भूमिका भी प्रयास क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का व्यवहार, अंतर व्यक्ति संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक प्रकार, अंतर व्यक्ति संप्रेषण का सामाजिक प्रकार, या अंतर व्यक्ति संप्रेषण का प्रभावित प्रकार, क्या कहलाता है ये? ये आपके आंसर है 1। ठीक है, अंतर व्यक्ति संप्रेषण का समव्यवहार पर्यावलोकन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिशनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वक्ता और श्रोता के मध्य प्रतिपुष्टि का महत्व और भूमिका जो है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड द रोल रिवर्सल बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस, ट्रांजिशनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में उपापचय जटिलता के जोखिम हेतु WHO द्वारा निर्धारित कट ऑफ बिंदु क्या है? बताइए। कमर की परिधि लेस देन 82 सेंटीमीटर अधिक, कमर की परिधि लेस देन 80 सेंटीमीटर अधिक, कमर की परिधि लेस देन 85 सेंटीमीटर अत्यधिक, कमर की परिधि लेस देन 88 सेंटीमीटर अत्यधिक। क्या आंसर है इसमें? बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहां पर जो आंसर माना गया है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर 4 माना गया है, B, D एंड E। कमर की परिधि लेस देन 80 सेंटीमीटर अधिक, कमर की परिधि जो है आपके 88 सेंटीमीटर अत्यधिक, और फिर कमर नितंब अनुपात दिया गया है आपके लेस देन 0.85 सेंटीमीटर अत्यधिक। ठीक है, तो B, D, E ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अल्प अवशोषकता वाले रेशों के गुणों को बताइए। अल्प अवशोषकता वाले रेशों के गुणों को बताइए। पसीने का वाष्प रोकना त्वचा के आराम के लिए अच्छा, शीघ्र सूखना, सिलवट की अच्छी रिकवरी होती है, आसान रंगाई। बताइए, आंसर करेंगे सारे बच्चे। अल्प अवशोषकता है मतलब लेस है, लेस एब्जॉर्बेंसी है, कम है एब्जॉर्बेंसी, तो ऐसे फाइबर्स के गुणों को बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, A, C एंड D। पसीने का वाष्प रोकता है, शीघ्र सूख जाते हैं, सिलवट की अच्छी रिकवरी होती है। ठीक है,
त्वचा के लिए आराम तो दे ही नहीं सकते क्योंकि लेस एब्जॉर्बेंट है। हाई एब्जॉर्बेंट त्वचा को आराम देंगे ना, क्योंकि हमारा सारा पसीना सोख लेंगे। शीघ्र सूख जाएंगे क्योंकि जब पसीना ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो क्या गीले होंगे, सिलवट की अच्छी रिकवरी होगी। ठीक है, तो लेस एब्जॉर्बेंट है ये, अल्प अवशोषकता वाले रेशों के गुणों को पूछा गया है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉटन वगैरह है, कॉटन वगैरह में कितनी ज्यादा आपके सिलवट पड़ती है, अच्छी रिकवरी थोड़ी होती है उसमें। नेक्स्ट देखिए, फॉर गारमेंट प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ गारमेंट शेपिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, बताइए। परिधान निर्माण में परिधान को आकार देने हेतु प्रयुक्त होने वाली रचनाएं कौन सी होती हैं? डार्ट्स, गैदर्स, आस्तीन, कॉलर, प्लीट्स। तो आपको सबको पता है कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में हमारे शरीर में उभार हैं, ढलाव हैं, इन सबको आकार प्रदान करने के लिए हम डार्ट्स डालते हैं, गैदर्स डालते हैं, प्लीट्स डालते हैं। तो ए, बी और ई डालते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक ऑफ्स? ओरिजिनल डिजाइन ऑफ अ ब्रांड, कॉपी और नियर बाय कॉपी ऑफ अ डिजाइन, हाई कॉस्ट वर्जन ऑफ अ डिजाइन, लेबर सेविंग प्रोडक्शन, लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन। फैशन टर्मिनोलॉजी में ये पढ़ाया था मैंने आपको। नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, नॉक ऑफ का मतलब होता है डिजाइन कॉपी कर लेना। ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ब्रांड पे कॉपीराइट होता है, ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि नकली ब्रांड का ठप्पा लगा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। ठीक है, ब्रांड कॉपी नहीं होता। नॉक ऑफ में कॉपी और नियर बाय कॉपी ऑफ अ डिजाइन। ठीक है, डिजाइन कॉपी किया जाता है, सेम डिजाइन का कपड़ा आपको मिल जाएगा सस्ते दामों में। लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन, एक जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन उसका वही आपको नकली बना करके दे देंगे। जैसे पूमा का मिलता है, लेवाइस का मिलता है ना, और किसका किसका मिलता है, बहुत सबका मिलता है, एडिडास का मिलता है, सबका मिलता है। आपको नकली वर्जन मिल जाएगा। हमें तो बहुत छोटे छोटे नाम ले दिया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो नकली वर्जन मिल जाएगा, सस्ता वर्जन मिल जाएगा आपको, है ना, और आपको लेबर सेविंग प्रोडक्शन मिल जाएगी वहां पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके? यहाँ पर आपके क्या ऑप्शन हो जाएंगे बताइए? नॉक ऑफ का मतलब बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर आपके, बी, डी एंड ई ओनली। कॉपी और नियर बाय कॉपी ऑफ अ डिजाइन, कॉपी कर लेते हैं डिजाइन को। डी, लेबर सेविंग प्रोडक्शन होगी। ठीक है, एंड लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन। ओरिजिनल डिजाइन का जो ओरिजिनल डिजाइन का प्राइस होता है उससे कम पैसे में वो कपड़ा या वो जो भी प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है। जैसे इसमें कॉस्मेटिक में कितने नकली ब्रांड्स बना के बेच देते हैं। अब तो तुम्हारे फूड्स में भी कितने आते हैं, पूरा पूरा मैगी का कितना आता है, बहुत सारे आते हैं। तो आपको सबको पता है। हम बात फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में नॉक ऑफ की करते हैं तो सेम डिजाइन वगैरह भी कॉपी कर लिया जाता है, उसको नॉक ऑफ बोलते हैं। नॉक ऑफ मतलब कॉपी करना डिजाइन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट थिंकिंग आर। एडोलेसेंट थिंकिंग आर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? ईगोसेंट्रिज्म, इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, इल्यूजन ऑफ वर्नियरेबिलिटी, इल्यूजन ऑफ इनवर्नियरेबिलिटी। बताइए। देखो यहाँ पर इन दो ऑप्शंस की वजह से, डी और ई की वजह से ए को कंसीडर किया गया है। हालांकि ईगोसेंट्रिज्म जो है वो एडोलेसेंट की आपके विशेषता नहीं है, वो चाइल्डहुड की विशेषता है। ठीक है, चाइल्डहुड में जो है बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, एडोलेसेंट में नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको चूज करना है। बताइए, ई और डी। ई और डी में से तो कोई आप एक ही चूज कर सकते हैं। ई और डी में से आपको एक ही चूज कर सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, किशोर किशोरियों के चिंतन की कौन सी विशेषताएं हैं? अहम केंद्रवाद, काल्पनिक श्रोता दर्शक गण वो बिल्कुल होते हैं, निजी दंत कथाएं होती हैं उनकी, आरक्षिता का भ्रम होता है या रक्षिता का भ्रम होता है। इन दोनों में से तो कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे ना आप। तो बताइए क्या आंसर लगाएंगे आप? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, बताइए। यहां पर ऑप्शन माना गया है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ओनली। मैंने कहा ना, डी और ई में से तो कोई आप एक ही चूज करेंगे। या तो आप इल्यूजन ऑफ वर्नियबिलिटी का चूज करेंगे या इल्यूजन आप इनवर्नियबिलिटी का चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से ईगोसेंट्रिज्म को इन्होंने एडोलेसेंट की थिंकिंग माना है, जबकि ईगोसेंट्रिज्म जो है वो एडोलेसेंट की थिंकिंग नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने ए बी सी डी आंसर दिया है। ठीक है, क्या आंसर दिया है? ए बी सी डी आंसर दिया है। समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपगार स्कोर। पूरा अपगार स्कोर आपको डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, इसकी अच्छी अच्छी आपको वीडियोज एंड फोटोज भी शेयर की थी मैंने। अपगार स्कोर क्या क्या टेस्ट करता है, तो मसल टेस्ट करता है, कलर टेस्ट करता है, रिफ्लेक्स एक्शन टेस्ट करता है, ब्रीदिंग टेस्ट करता है। बीएमआर कब से टेस्ट करने लगा, बीएमआर टेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ACDE ओनली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACDE ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन आर। आप एक्सटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए क्या होती हैं। इट इज अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, क्या ये प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, बताइए। इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, सहयोग की प्रक्रिया है क्या, ये बताइए। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली प्रक्रिया है ये। रिजिड होता है, उल्टा उल्टा होता है रिजिड, रिजिड मतलब कठोर। तो बताइए ये फ्लेक्सिबल है कि कठोर है, फ्लेक्सिबल है। इट इज फॉर्मल एजुकेशनल अप्रोच है, यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, या इट इज इनफॉर्मल इन नेचर है। आंसर बताइए, ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आंसर। एक्सटेंशन का क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस है, बी हो जाएगा पहले तो। ठीक है, इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये बहुत लचीली प्रक्रिया है बिल्कुल। और ई, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर। ठीक है, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर, अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे कि क्या ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, जी नहीं, हम कोई प्रतियोगिता नहीं करवाते हैं एक्सटेंशन में। इट यूजेस फॉर्मल एजुकेशनल अप्रोच, जी नहीं, फॉर्मल तो है ही नहीं, इनफॉर्मल इन नेचर है। सरल सा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन आर। कैंपेन को, किसी भी अभियान को आयोजित करने के लाभ बताइए क्या होंगे। कोई भी अभियान सिद्धांतों के बारे में बात करता है, कोई भी अभियान व्यवहार के बारे में बताता है, यह अनुकूलन हेतु प्रेरक माहौल परिवेश को सृजित करता है, ये कम कीमत के साथ त्वरित परिणाम प्रदान करता है, यह अल्प संख्या में लोगों के लिए महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित होता है। अंग्रेजी में भी देखेंगे हम इसको। अ कैंपेन टीचेस प्रिंसिपल, अ कैंपेन टीचेस प्रैक्टिस, इट क्रिएट्स कंडक्टिव एटमोस्फियर फॉर अडॉप्शन, इट गिव्स क्विक रिजल्ट विद लोअर कॉस्ट, इट डील्स विद अ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। बताइए, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपके क्या होगा, ये रखें आंसर आपके सामने। आंसर होगा इसका बी, सी एंड डी। कैंपेन टीचेस प्रैक्टिस, कोई भी अभियान किसी भी प्रिंसिपल पर आधारित करके नहीं चलाया जाता है। मतलब प्रिंसिपल इन द सेंस कि इसके बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अभियान क्या, जैसे बैठ गए कि आज हमें कोई अभियान निकालना, अभियान तो आप समझते हैं ना, कैंपेन जो कि मास कम्युनिटी, मास पीपल्स के लिए निकाले जाते हैं। भाई स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत क्या है, अभियान है, पूरे भारत को स्वच्छ रखने का अभियान है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बस उसमें क्या है कि भाई हमें हमारे देश को स्वच्छ रखना है, ये हमारा देश का एक अभियान हमने चलाया है। ठीक है, टीचर्स प्रैक्टिस है, इट क्रिएट्स कंडक्टिव एटमोस्फियर फॉर अडॉप्शन, इट गिव्स क्विक रिजल्ट विद लोअर कॉस्ट। जल्दी देखो हमें तमीज आ गई कि भाई हमारे में देश को स्वच्छ रखना है। ठीक है, इट डील्स विद अ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आंसर इसका होगा बी, सी, डी ओनली। अभियान कभी भी कम नंबर के पीपल्स के लिए नहीं चलाए जाते, अभियान तो पूरी पूरी मास जनता के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्या में लोगों के लिए महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित नहीं है अभियान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंटिंग स्टाइल, माय फेवरेट क्वेश्चन। बताइए, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व, यहीं पर मिलाइए आप। अथॉरिटेरियन कौन है, अथॉरिटेटिव कौन है, परमिसिव कौन होते हैं, अनइन्वॉल्व कौन होते हैं। माय फेवरेट क्वेश्चन, और मैंने ये आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। सबसे अच्छी कौन सी होती है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। ऑप्शंस भी आपको दिख रहा है। अथॉरिटेरियन, पेरेंट्स शो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल एंड लो लेवल ऑफ वार्म टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, तो ए से जुड़ेगा 4। ठीक है, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा डिमांड्स होती है, ऐसे पेरेंट्स होते हैं डिमांड्स इनकी बहुत ज्यादा होती है अपने बच्चों से कि तुम्हें 99% लाने ही लाने हैं, और उस चक्कर में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, बच्चे डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, अथॉरिटेटिव का बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 1, पेरेंट्स यूज मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंट्रोल एंड आर वार्म रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन।
पेरेंट्स यहाँ पर कंट्रोल करते हैं लेकिन कम करते हैं। बच्चों को उनको जीने का अधिकार देते हैं, उनकी इच्छाओं को जीने को करते हैं, मतलब उन्हें एकदम खुली छूट भी नहीं देते हैं कि जाओ घूमो आजाद हो तुम, बिल्कुल बर्बाद भी नहीं कर देते अपने बच्चों को, ध्यान भी रखते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते कि नहीं भैया तुम्हें तो 99% ही लाने हैं, अगर 1% भी कम आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, घर में मत घुसना। ऐसा नहीं करते हैं। ये पेरेंटिंग स्टाइल गलत होती है। हमारी पेरेंटिंग स्टाइल होनी चाहिए, हमारे बच्चे का जो इंटरेस्ट है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अरे ठीक है उसके 90% नंबर नहीं आ रहे, हमें उसको समझाना है बेटा तुम्हारे पासिंग मार्क्स आए, कम से कम इतना जरूर पढ़ना, और बाकी जो भी वोकेशनल एजुकेशन या जो भी उसको जो पसंद है, जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, हमें उसमें उसको बढ़ावा देना चाहिए और कंट्रोल भी करना चाहिए। कंट्रोल भी करना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल खुला छोड़ दिया बच्चे के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे बेस्ट पेरेंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अब तो आप मिला सकते हैं, अब तो आपको ऑप्शन में मिल गया होगा, मैं मिलाती जा रही हूँ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी में थर्ड हो जाएगा आपके, सी में परमिसिव। पेरेंट्स ऑफर वार्मथ एंड केयर बट हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। और अनइन्वॉल्व का मतलब होगा पेरेंट्स प्रोवाइड नाइदर वार्म नॉर कंट्रोल एंड मिनिमाइज द टाइम दे स्पेंड देयर चिल्ड्रन। साफ लिखा एंड इन्वॉल्व, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। घर में दाई पाल रही है, घर में आया पाल रही है, माँ बाप को कोई मतलब ही नहीं है, बाहर पढ़े हैं, बच्चों को डाल दिया बोर्डिंग स्कूल्स में, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस पैसा दे दिया। ये बहुत बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है, बहुत हाई फैमिलीज में ऐसा होता है, देखने को आपको मिलता है, मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे। और परमिसिव, जहाँ बच्चों का कंट्रोल है माँ के और बाप के ऊपर, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, माँ बाप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बच्चे सामान तोड़ रहे हैं, दूसरे के घर में जाके सामान फैला रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। ऑप्शन हो जाएगा A4, B1, C3, D2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉजर्स पीपल फॉलिंग इन द अर्ली मेजोरिटी कैटेगरी। बताइए, रॉजर्स के अनुसार प्रारंभिक बहुमत कैटेगरी के अंदर आने वाले लोगों की विशेषताएं होती हैं। देखो परेशान नहीं होना, जो अंग्रेजी में नहीं मिला है क्वेश्चन, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे अंग्रेजी हिंदी, अगर जिसकी दोनों, अरे है तो हिंदी भी है, लो हिंदी भी है इसकी, तो हिंदी भी मैंने करी है। बताइए, अब देख लीजिए, सत्तावादी, अधिकारीवादी, अनुज्ञापक लालन पालन, अनुज्ञापक लालन पालन और अनावेष्टि लालन पालन, अनइन्वॉल्व। लीजिए हिंदी में भी है, देख लीजिए। सत्तावादी कौन होते हैं? मातावादी, अपने बच्चों पर उच्च स्तरीय नियंत्रण दर्शाते हैं और निम्न प्रेम। ठीक है। अधिकारवादी कौन से होते हैं? माता पिता अपने बच्चों पर मामूली नियंत्रण रखते हैं, उनके प्रति स्नेह भी रखते हैं और उनके प्रति क्रियाशील भी होते हैं। अनुज्ञापक और अनावेष्टि अब मिला लीजिए आप। माता पिता स्नेही देखभाल करने वाले होते हैं लेकिन बच्चे पर कम नियंत्रण रखते हैं। माता पिता ना तो स्नेही, ना नियंत्रण, ना बच्चों के साथ न्यूनतम समय बिताते हैं। और जिसको नहीं मिला है हिंदी में करने के लिए, अगर बाई चांस मैं भूल गई थी, इसको तो मैंने हिंदी में ऐड किया है, मैं ये क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम पर भी पूछूंगी तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। ये पूरा मिलाने के लिए दूंगी और ये PDF भी आपको दे दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड रॉजर्स के द्वारा जो आपके प्रारंभिक बहुमत कैटेगरी की बात हो रही है, तो हमने ये चीज पढ़ी है, मैराथन में भी पढ़ी है और ये मैंने आपको पढ़ाया और आपने खुद ने भी पढ़ा होगा अभी तक तो खूब अच्छे से, कि जो आपके ये इनोवेशन का जो मॉडल है, जो उन्होंने थ्योरी दी है आपके, तो क्लासिफिकेशन और अडॉप्टर्स उन्होंने बताए हैं। नवाचार की जब वो बात करते हैं, सबसे पहले इनोवेटर्स आते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, फिर अर्ली मेजोरिटी आती है, फिर लेट मेजोरिटी आती है और लास्ट में आपके लेगार्ड्स आते हैं। इनोवेटर जैसे रतन टाटा, ही इज इनोवेटर, वो इनोवेटर है, वो इनोवेट करें, उन्होंने एक कार निकाल के दी टाटा नैनो, है ठीक है, उन्होंने एक नया इनोवेशन करके दिया। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? जिन्होंने उनके उस इनोवेशन को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लिया, बहुत एजुकेटेड, बहुत वेल मतलब एजुकेटेड लोग होते हैं इनोवेटर्स के बाद आपके अर्ली अडॉप्टर्स। फिर आती है आपके अर्ली मेजोरिटी, ठीक है। तो हमें अर्ली मेजोरिटी की विशेषताएं बतानी है, बताइए कौन कौन सी होती हैं। सुशिक्षित होते हैं, स्वदेश होते हैं, जोखिम प्रेमी होते हैं, बाहरी लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, शिक्षित होने की कम संभावना होती है। आंसर बताइए। देखिए, जो जोखिम प्रेमी जो होते हैं, रिस्क बियरर कैपेसिटी जो होती है वो आपके रिस्क बियर करने की वो इनोवेटर की होती है। ये बात अपने नोट्स में कहीं भी लिख लीजिए, इनोवेटर रिस्क बियर करता है। इनोवेटर, अब रतन टाटा जी हैं, उन्होंने रिस्क बियर किया, वो नैनो कार लेकर के आए, आइडिया जनरेट किया, उन्होंने रिस्क बियर किया, सारा पैसे का रिस्क उन्होंने बियर किया। उनका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, उनका प्रोडक्ट पास भी हो सकता है, वो उनका रिस्क है। तो रिस्क बियरर कैपेसिटी, रिस्क बियरर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ध्यान रखिएगा, वो इनोवेटर की होती है,
ठीक है, जो इनोवेट करता है, कुछ नया हमारे सामने लेकर के आता है, इनोवेटर बोलते हैं उसे, एंटरप्रेन्योर होते हैं इनोवेटर्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर में और आपके बिजनेसमैन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन? आप किसको एंटरप्रेन्योर बोलोगे, बिजनेसमैन बोलोगे? एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, वो इनोवेटर होते हैं, कुछ न्यू आइडियाज को जेनरेट करते हैं, लाइक एलन मस्क है ना, टेस्ला के जो आपके इतने बड़े क्या बोलते हैं मालिक हैं। एलन मस्क की बात करिए आप जो कौन है फाउंडर ऑफ फेसबुक, नाम इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, ये सब इनोवेटर हैं। ठीक है, और बिजनेसमैन से फर्क होता है इनोवेटर में। रिस्क बियरर कैपेसिटी जो होती है वो इनोवेटर की होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जोखिम प्रेमी तो आपके इनोवेटर के अलावा कोई नहीं होता है, क्योंकि जोखिम उठाने की हिम्मत ही उन्हीं के अंदर होती है कि उनका प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, वो फेल होगा जो पास होगा। यहाँ पर जो आंसर माना गया है आपके स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, बताइए मुझे। आंसर नंबर 2 माना गया है यहाँ पर, बी, डी एंड ई। देखिए बी, डेलिब्रेटेड होते हैं वो, वेल कनेक्टेड विद आर सोसाइडर्स होते हैं, वेल आउटसाइडर्स होते हैं, एंड लेस लाइकली टू बी एजुकेटेड। ठीक है, बी, डी, ई माना गया है। इनके कहने पर जो अर्ली मेजॉरिटी है, जो अर्ली मेजॉरिटी कैटेगरी होती है, जो आपके वे व्यक्ति होते हैं जो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, उनके परिणाम जानते रहते हैं और संतुष्ट होते ही उसको तुरंत अपना लेते हैं, जिनका परसेंटेज 33-35% होता है। ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी की बात हो रही है, अर्ली अडॉप्टर्स की बात नहीं हो रही है, शीघ्रगाही की बात नहीं हो रही है, शीघ्र बहुसंख्यक की बात यहाँ पर हो रही है। ये वो व्यक्ति हैं, हो सकता है ये कम पढ़े लिखे भी हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये कम पढ़े लिखे भी हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लेस लाइकली टू बी एजुकेटेड होते हैं ये, वेल कनेक्टेड होते हैं आउटसाइडर्स से, ये लोगों से कनेक्टेड बहुत होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जानकारी उन्हें बहुत होती है, भले ही वो उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो हर क्षेत्र की जानकारी बहुत रखते हैं। ठीक है, और डेलिब्रेटेड होते हैं, आपके डेलिब्रेट होते हैं बहुत ज्यादा, वेल एजुकेटेड और रिस्क लविंग ये नहीं होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वस्त्र के पूर्व निर्माण की प्रक्रिया में कौन से सामान्य चरण है, बताइए। पैटर्न डिजाइनिंग, ग्रेडिंग, वस्त्र को डिजाइन करना, नमूना बनाना, उत्पादन पैटर्न बनाना, मार्कर का निर्माण। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये लीजिए, सबको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, लगाइए क्या आंसर हो जाएगा इसमें। वस्त्र निर्माण में ऑप्शन लगाइए फटाफट से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। वस्त्र के पूर्व निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण आते हैं। आपके जो आंसर की में आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, CADEBF। सबसे पहले वस्त्र को डिजाइन करना, फिर पैटर्न डिजाइनिंग करना, फिर नमूना या सैंपल बनाना, ठीक है, फिर आपके उत्पाद पैटर्न बनाना, देन फिर आपकी ग्रेडिंग करना, देन फिर आपके मार्कर का निर्माण करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अरेंज कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग स्टेजेस इन करंट सीक्वेंस। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन। कोलबर्ग के जो उन्होंने स्टेजेस दी हैं, 3 आपके उन्होंने वो बात करते हैं, 3 उन्होंने लेवल दिए हैं, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और 6 स्टेजेस की बात करते हैं। तो पहली स्टेज ही है उनकी, और आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सबसे पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, वही जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आपके दंड और आज्ञा पालन वाला, वो सबसे पहला स्टेज है। 3 लेवल है कोलबर्ग के। लेवल नंबर 1 जिसको आप प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, और फिर आपके पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल में ही आपके सबसे पहली स्टेज आती है जिसमें है आपके पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर दूसरी आती है स्टेज म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं उसे, इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और एक्सचेंज बोलते हैं, टिट फॉर टैट वाली, तू मेरा लंच खा गया तो मैं तेरा लंच भी खाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, इजी। सी ऑप्शन पहले मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपके मिल गया। पहला ही ऑप्शन आके जो है बहुत इजी से, मतलब जल्दी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक, कोलबर्ग के नैतिक चरणों के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये देख लीजिए, दंड और आज्ञा पालक अभिमुखता, यही मैं पूछ रही थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजर फॉर, ये बताइए। बीओडी जो है ऑक्सीजन डिमांड किसके माप की जाती है, किसके लिए की जाती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नदी जल में विलेत ऑक्सीजन। मुझे इसका आंसर ये लग रहा था, आंसर जो है वो बी माना गया है, जल प्रदूषण दिया गया है। जल प्रदूषण भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर वाटर लग रहा था, पता नहीं क्यों बीओडी। लेकिन आंसर जो है भाई आपके आंसर की में
वो 2 माना गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। वाटर कंटामिनेशन को जो है आंसर कंसीडर किया गया है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, मैंने भी चेक किया, हालांकि मैं भी देख के हैरान थी, लेकिन हैरान क्या, ठीक है, वाटर कंटामिनेशन को उन्होंने आंसर माना है। मुझे इसका डिजोल्व वाला लग रहा था कि डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर वाटर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, बी आंसर माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, एज इट इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो वो है फैब्रिक वाली वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं आपको एम्ब्रॉयडरी से संबंधित और वस्त्रों से संबंधित, उसमें एज इट इज आपसे मैंने अपने मन से पूछे थे कि तकिया गिलाफ को क्या बोलेंगे, रजाई क्या है, और वैसे ही सेम क्वेश्चन ये पूछा गया यूजीसी नेट में। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम आप वन वर्ड पूछती हो, वन वर्ड आता है क्या टीजीटी पीजीटी में? देखो यहाँ आता है वन वर्ड नेट में, ये देखिए ये लिखे हैं, ये वन वर्ड ही तो लिखे हैं। और बिल्कुल आप देखना जाके एज इट इज मैंने उस वीडियो में पूछा है तकिया कवर और कान था, तकिया कवर और कान था, ऐसे मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे आंसर भी दिया आप लोगों ने मेरे को, है ना। पुस्तक पर लपेटने के लिए तो बेटन कान था, ठीक है। और आपके सो लेप क्या है, लेप है आपके रजाई, आपको ये चीज पढ़ाई थी, रजाई, रजाई को जो है आपके लेप कांथा बोलते हैं। लेप कांथा आपके क्या है, रजाई है, ये चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है, ठीक है। साधारण कच्चे धागे से सिल देते हैं, सर्दियों के दिनों में ओढ़ने के और बिछाने के काम आता है। लिखा है क्विल्टेड आवरण, आवरण मतलब जिसको पहन लिया हो आपने, ओढ़ लिया हो, क्विल्टेड आवरण, क्विल्ट किया हुआ वस्त्र है। तो लेप आपके रजाई है और सुजनी आपके बड़ा कंबल है, ठीक है। सुजनी को आपके चादर भी बोलते हैं या बेड कवर भी बोलते हैं, ये चादर की तरह होता है तो उसको बड़ा कंबल माना है। और आपके लेप कांथा को क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है तो क्विल्टेड आवरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है आपके ऑफिशियल वो अब आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आंसर माना गया है, ठीक है। तो ये होता है वन वर्ड का, और वन वर्ड से ये आराम भी होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 माना गया ना, तो बी में सेकंड माना गया है, सी में फोर्थ, ए में थर्ड, ए में थर्ड। बड़ा कंबल ये है, बड़ा कंबल, रजाई, रजाई है ना, हाँ बड़ा कंबल ये हो गया। और सुजनी आपके मानी गई है, सुजनी आपके मानी गई है, बेटन आपके पुस्तक कवर हो गया, और कांथा तकिया कवर हो गया, और सुजनी आपके क्विल्टेड आवरण माना जाएगा। फिर क्विल्टेड आवरण कैसे माना जाएगा सुजनी? ए में सेकंड होगा, बी में थर्ड होगा, नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है। क्विल्टेड आवरण तो लेप कांथा होता है, रजाई तो लेप है, बड़ा कंबल फिर सुजनी तो चादर है, क्विल्टेड आवरण भी है ये। तकिया के खिलाफ आपके और कांथा है, ठीक है, तकिया का गिलाफ और कांथा है। यहां पर आंसर 3 माना गया है, ए में थर्ड माना गया है बड़ा कंबल, बी में सेकंड माना गया है, सी में आपके फोर्थ माना गया और डी में आपके 1 माना गया, ठीक है। ये आपके थर्ड आंसर माना गया है, ठीक है। हालांकि ए में सेकंड होना चाहिए था क्विल्टेड आवरण, क्योंकि क्विल्टेड किया हुआ जो आवरण होता है, क्विल्टेड किया हुआ जो आपके चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है, या आपके लेप कांथा होता है और रजाई होता है सर्दियों के दिनों में ओढ़ने बिछाने। लेकिन सर्दियों के दिनों में ओढ़ने के लिए तो बड़ा कंबल जो दिया है, तो कंबल तो आपके फिर सुजनी तो होगा नहीं, सुजनी आपके चादर की तरह होता है ना, हाँ सुजनी आपके चादर की तरह होता है। तो फिर आंसर सही है थर्ड, सुजनी काफी लोकप्रिय है, चादर या बेड कवर होता है, लेकिन यहाँ क्विल्टेड आवरण दिया हुआ है, जिस वजह से मैंने इसको लेप बताया था, क्विल्टेड आवरण, क्योंकि क्विल्टेड किया हुआ लेप होता है। एक बार इसको आप लोग भी चेक करिएगा, ऑफिशियल आंसर की में आंसर नंबर 3 माना गया है या 2 माना गया है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। मैं भी एक बार रीचेक कर लूंगी, क्योंकि मैंने क्विल्टेड के हिसाब से लेप बताया, लेकिन लेप कांथा जो होती है वो आपके रजाई होती है, जो जाड़ों में आपके ओढ़ने के काम आती है, और सुजनी जो होती है वो आपके चादर की होती है। लेकिन लेप में साफ लिखा हुआ है लेप कांथा में कि ये चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है, तो क्विल्टेड आवरण से मैंने इसको लेप कांथा से आपके मैच कराया। लेकिन मैंने भी ऑफिशियल आंसर की में देखा तो आंसर इसका थर्ड माना गया है। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है आपके बी भी हो सकता था सुजनी में, लेकिन फिर बड़ा कंबल नहीं हो सकता, क्योंकि सुजनी कंबल है ही नहीं, सुजनी चादर है। तो यहाँ पर फिर इस हिसाब से जो है लेप आपके बड़ा कंबल, सुजनी जो है वो क्विल्टेड आवरण जा रहा है, बेटन जो है वो पुस्तक पे आवरण जा रहा है, और जो है वो तकिया का गिलाफ जा रहा है, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ गए? चलिए बाकी एक बार आप लोग भी ऑफिशियल चेक कर लेना कि क्या आंसर माना गया है। मेरे हिसाब से तीसरा ही आंसर इन्होंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मतलब कहने का यह है कि वन वर्ड से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा था तकिया का गिलाफ क्या है, तब आपको पता है यहाँ पर और कांथा है, ठीक है।
पुस्तक रवड़ क्या है, तो आपको पता है कि वो बेटन कांथा है, हालांकि आपको पता भी है। अब जस्ट यहाँ पे लिखा हो रजाई क्या है, तो रजाई लेप कांथा को बोला गया है। रजाई जो है वो आपके लेप कांथा है, लेप कांथा आपके रजाई है, क्योंकि इसका यूज जो है वो आपके जाड़े में किया जाता है लेप कांथा का, ठीक है। सर्दियों के दिनों में ओढ़ने और बिछाने के लिए करते हैं। तो रजाई है, चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है ये, ठीक। तो इस तरीके से वन वर्ड हमें हेल्प भी करते हैं। तो आप लोग से जो मैं वन वर्ड पूछती हूँ वो आपको एज इट इज मैंने ये पूरा पूछा हुआ है, आपको हेल्प भी करेगा, आगे भी करेगा। तो वन वर्ड को सॉल्व किया करिए, उससे हमें क्या होता है, याद आ जाते हैं ऑप्शंस की, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा हाँ इसका ये आंसर होगा, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन रिलेशन टू द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की है, आपसे पूछा गया है, इन स्टेजेस को लगा देना है आपको। तो बहुत अच्छी, बहुत इजी है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। सबसे पहले आपके ओरल स्टेज आती है, ओरल स्टेज आती है, फिर एनल स्टेज आती है, फिर फैलिक स्टेज आती है, फिर लेटेंट स्टेज आती है, एंड द लास्ट वन इज आपके जेनाइटल स्टेज आती है ना। तो लगा लीजिए ऑप्शन। सबसे पहले ओरल आएगी तो ई आ जाएगा आपके, फिर आपके आती है ए, नहीं ओ सी सी सी, ए तो आपके एनल स्टेज है ना, ई और सी। फिर आपके क्या आ जाएगी, फिर आपके कौन सी आ जाएगी, फैलिक स्टेज आ जाएगी, फिर आपके लेटेंट स्टेज आ जाएगी, फिर आपके, मैं देखो फैलिक स्टेज लिख रही हूँ, बी आ जाएगी, फिर ए आ जाएगी और फिर आपके डी आ जाएगी। तो ये आपके ई सी बी ए डी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर आ गया आपके, ऑप्शन नंबर 3। लेप कांथा वाले में आपके ऑप्शन नंबर 2 ही माना गया है स्टूडेंट्स, 2 माना गया है। एक सेकेंड में क्लियर करवा देती हूँ, 2 माना गया है स्टूडेंट्स आंसर। लेप कांथा वाले का आंसर 2 ही है और 2 ही माना गया है। ए में 2 क्विल्टेड आवरण है, सुजनी में बड़ा कंबल ही माना है, बेटन में पुस्तक रबड़ माना है और ओर में तकिया गिलाफ माना है। माय मिस्टेक, मैं सही बता रही थी पहले, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। 2 आंसर माना गया है, A2 B3 C4 D1। यही मैं कह रही थी कि क्विल्टेड आवरण तो लेप है, तो बड़ा कंबल कैसे हुआ। सुजनी को इन्होंने बड़ा कंबल माना है, लेप को इन्होंने क्विल्टेड आवरण माना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। बस यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्विल्टेड आवरण जो है, रजाई जो है वो ओढ़ने वाली, क्योंकि क्विल्टेड आवरण लिखा हुआ है और क्विल्ट किया हुआ वस्त्र जो होता है वो लेप कांथा है, उसके सामने साफ लिखा है कि ये एक चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है। इसके किनारों को, संपूर्ण वस्त्र को साधारण कच्चे टांके और डाइनिंग टांके से सिल देते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने बिछाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये रजाई है, लेप कांथा है। मैं पहले सही बता रही थी, फिर मैं कंफ्यूज हो गई ऑप्शंस में। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट, बी 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 इस करेक्ट माना गया है और बी ऑफिशियल आंसर की में भी दिया गया है आपके, और बी ही सही भी है, क्योंकि लेप ही क्विल्टेड आवरण है, सुजनी नहीं है। सुजनी में आपके जो है, हालांकि ये कांथा पूरी क्विल्टेड बेस्ड होती है, लेकिन स्पेशली लेप के आगे जो है आपके वो क्विल्टेड आवरण लिखा गया है। और सुजनी जो है वो बड़ा कंबल माना गया है, लेकिन इसको चादर भी बोल देते हैं कि एक चादर है। तो चादर है या कंबल है, ये भी आपके बिछाने और ओढ़ने के काम आती है। ये एक चादर की तरह होता है, इसकी लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 3 से 3.5 फीट होती है। ये चादर विशेष दशहरा, दिवाली हो, त्योहार, तीज पर जो है बिछाने के काम आती है, ठीक है। तो ये जो है सुजनी आपके जो है क्विल्टेड, बड़ा कंबल माना गया है, और बेटन आपके पुस्तक कवर और आपके तकिया का गिलाफ। तो यहाँ पर आपके जो है स्टूडेंट्स आंसर बी ही है, बी ही माना गया है। इस बार एक बार आप लोग भी चेक करेंगे, लेकिन आंसर बी ही माना गया है ऑफिशियल आंसर की में भी। और मैं सही थी और मैं कंफ्यूज होकर मैंने इसका तीसरा आंसर बता दिया, तीसरा नहीं है, तीसरा आंसर आपके यहाँ पर है, जो तो हमने कर ही लिया है, ECBAD हो जाएगा, ठीक है। ओरल स्टेज, फिर आपके एनल स्टेज होती है, फिर आपके फैलिक स्टेज होती है, फिर आपके लेटेंट होती है, फिर आपके जेनाइटल होती है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये आपके सिगमंड फ्रॉइड की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इन बुद्धिमत्ताओं को मिला दीजिए। भाषाई, अंतर्व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्तित्व और अस्तित्वात्मक, मिलाइए। इंग्लिश का नहीं है इसका, इंग्लिश का मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। भाषाई बुद्धि कौन सी होती है, अंतर्व्यक्तित्व कौन होते हैं, अंतराव्यक्तित्व कौन होते हैं और अस्तित्व वाले कौन से होते हैं। मिलाइए फटाफट से आंसर, ये देखिए अब मिला लीजिए। अंतर्व्यक्तित्व जो दूसरे की मनोदशा, इरादों को पहचान ले। अंतरा जो स्वयं को पहचानता हो, ठीक है। अंतरा जो आपके स्वयं को पहचानता हो। तो इससे अगर आप मिलाएंगे तो आपके ऑप्शन जाता है
बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ए में आपके आ जाएगा थर्ड, जो शब्दों को, अर्थ को जाने, नए विचारों को समझे, शब्दों का उपयोग समझे, उसमें भाषाई बुद्धि है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की होती है ये। हार्वर्ड गार्डनर ने आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अंतर व्यक्तित्व, जो दूसरों में अनुभूति, मनोदशाओं, अभिप्रेरणा, इरादों की पहचान कर सके। अंतरा, जो स्वयं की मनोभावों को समझ सके, स्वयं की मजबूती, स्वयं की कमजोरी को समझ सके, वो अंतरा। और आपके डी में हो जाएगा 1, अस्तित्व वाला, जीवन के प्रयोजन, मौत की प्रकृति जैसे परम मुद्दों पर विचार करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट यहां पर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ए में आपके थर्ड आएगा, जिसके अंदर भाषाई लिंग्विस्टिक आपके ज्ञान है, भाषाई बुद्धि है, शब्द को, अर्थ को समझ रहा है, नए विचारों को समझ रहा है। अंतर व्यक्ति, जो दूसरों को समझ रहा है। अंतरा, जो स्वयं को समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया। भारत में विस्तारवादी कार्यक्रमों की पहलों को मिला दीजिए। नीलखेरी, इटावा, पायलट, मारथंडम और गुड़गांव। मिलाइए फटाफट से। नीलखेरी किससे है? नीलखेरी आपके नीलखेड़ी श्री एक के डे से है ना आपके। हाँ जी। इटावा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्बन मायर, मारथंडम स्पेंसर हैच और गुड़गांव जो है आपके वो FL ब्राउन से आपके मिली हुई है। ठीक है, तो इसको आप मिला लेंगे विकल्प को। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। बस स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है, तो आई होप ये आपको डेफिनेटली हेल्प करे होंगे और ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेप, सुजनी, बेटन और जो ऑप्शन माना गया है वो आपके माना गया है 2। यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, पहले मैं ठीक थी, कंफ्यूज होकर गलत हो गया, कोई बात नहीं है। फिलहाल ऑफिशियल आंसर की आप लोगों के पास होगी जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, और इन क्वेश्चंस को हमने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। जो कुछ बचे हैं वो मैं आपसे टेलीग्राम पर पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना चैनल को, और जो 1 वर्ड में मैं सॉल्व कराती हूँ उसको भी किया करिए। और एक बात और करनी है, इंग्लिश हिंदी मत किया करिए क्लास में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश हिंदी करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, बायलिंगुअल क्लास रहता है मेरा हमेशा, तो मेरे बच्चे भी बायलिंगुअल रहेंगे। मैं केवल हिंदी मीडियम को लेकर के नहीं चलती हूँ, मेरे लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी उतनी महत्ता है। जिस बच्चे ने सारी जिंदगी पढ़ाई इंग्लिश में करी है वो हिंदी में कैसे कर सकता है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और मैं तो कहती हूँ अगर आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सेम बच्चे वही क्वेश्चन हिंदी में भी पूछ लेते हैं, तो आप उसको हिंदी में सॉल्व कर लो। लेकिन किसी को भी किसी की लैंग्वेज को लेकर के आपको टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलते देखा है कि इसको हिंदी में बनाते क्यों, इंग्लिश में बनाया करो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? तो इस तरीके की बातें आप लोग ना करा करें। आने वाले भावी शिक्षक हैं आप लोग, बनने वाले भावी शिक्षक हैं आप लोग। अगर आप ऐसा करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अपने अंदर आप लाएंगे, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करेंगे, तो ये गलत है। मैं खुद हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, मैंने 12th सरकारी स्कूल से करा हुआ है, सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज से करा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी इंग्लिश को सुधारने का प्रयास किया। मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती, आज भी नहीं बोल पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उतनी अच्छी इंग्लिश से आपको कन्वे नहीं कर सकती, आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन समझने का प्रयास तो करती हूँ। लेकिन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदुस्तान में रहते हो। ये सब बातें बहुत मतलब ओछी होती है, इस तरीके की बातें मत किया करिए कि हिंदुस्तान में रहते हुए तुम्हें अंग्रेजी, हिंदुस्तान में रहकर अंग्रेजी बोलना कोई गुनाह नहीं है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह हर करिकुलम में आपके वो ऐड की हुई है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं अदर बच्चों के सामने जा करके कि हमें भाई नोट्स दे दो। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। मैं जब अपने नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, जो जैसा पढ़ती हूँ वैसा पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद तो नोट्स ले रहे हैं, लेकिन जब उनसे वो बच्चे नोट्स मांगते हैं तो बताइए, आप बोल देते हैं कि मैं अपने नोट्स शेयर नहीं करती। मतलब किस टाइप की मेंटेलिटी और किस टाइप के आप लोग सोच लेकर के चलते हैं, हंसी आती है। बिल्कुल वो जो सेकंड, वो कौन सी वाली स्टेज है कोलबर्ग की, टिट फॉर टैट वाली, उससे भी गैर गुजरी सोच आप लोगों की है कि टिट फॉर टैट। वो तो फिर भी बेचारे कहते हैं तूने मेरा लंच खाया तो मैं तेरा लंच खा लूंगा। आप लोग क्या है, मैंने तेरा लंच खा लिया, मैं अपना लंच तेरे साथ शेयर ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो शेयर करती ही नहीं हूँ। ये बहुत ही मतलब ओछी, क्या कह सकते हैं, खराब सोच है। ठीक है, मैं ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहती जिससे आप আহিत हो, आपको दुख हो, आपको किसी तरीके को लगे कि मैम ने हमको ऐसे बोला। जो भी बच्चे ये करते हैं या ये कर रहे हैं कि नोट्स मांगे, नोट्स मांगने के बाद फिर आपने ब्लॉक कर दिया अगले बच्चे को, है ना,
आपका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। या आपने अगले से नोट्स मांगे और दूसरे ने कहा भाई अब हमारी भी हेल्प कर दो, हमें भी कुछ बता दो, तो सॉरी मैं तो अपने नोट्स शेयर नहीं करती। ये अच्छे पढ़े लिखे संस्कारी बच्चों के लक्षण नहीं होते हैं, मैं तो इतना मानती हूँ। आप बनने वाले भावी शिक्षक हैं, आप 9th-10th के या छोटे बच्चे नहीं है 3, 4, 5वीं क्लास के, जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। ग्रुप की महिमा गरिमा जो भी है उसको बना करके रखें। ग्रुप में इस तरीके के पोल बना के ना डालें। एक पोल आप डाल नहीं सकते, लेकिन आप दूसरे को उसके लैंग्वेज पे टारगेट करने के लिए पोल बना के डाल देते हैं कि भाई तुम्हें क्या हिंदी में लैंग्वेज नहीं आती है बनानी, नहीं आती है, मतलब मुझे तो ऑप्शंस भी याद नहीं रहे, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आप बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। एक तो बंदा पोल बना रहा है और फिर आप उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत दिन हो गए, मैं बहुत कहना चाहती थी इस तरीके की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कृपया चैनल पर, कृपया ग्रुप पर मत कीजिए। आप लोग समझदार हैं, इस तरीके की हरकत अगर आप लोग करेंगे तो आप आने वाली जनरेशन को अपनी क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे? यही कि तू उसकी हेल्प करना, और जब वो तुझसे हेल्प के लिए बोल दे तो बोल देना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हम तो करते नहीं, हम तो कुछ शेयर करते नहीं। ये बहुत गलत सोच है। नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना, कम नहीं होती है, ठीक है? तो जिनके अंदर इस तरीके की सोच है कि मैं अपने नोट्स क्यों शेयर करूं, भले ही मैं दूसरे से नोट्स ले लूं, या तो आप दूसरे से ही नोट्स मत लो, है ना, लेकिन आपने दूसरे से उसके सारे नोट्स ले लिए और जब उसने कहा बहन मेरे को भी जरा एक चीज अपनी ये शेयर कर देना, तो आपने उसको बोल दिया सॉरी मैं तो अपने नोट्स शेयर नहीं करती। ये गलत मेंटेलिटी है, ये बहुत मतलब खराब, बहुत छोटे तबके की सोच है जो कि नहीं होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, आप बच्चे नहीं हैं। आज आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, आप टीचिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी सोच कैसी है, इस सोच को बदलिए, क्योंकि ये घातक है आपके लिए। या तो आप दूसरे से भी हेल्प मत लीजिए, तो आप अपने नोट्स मत शेयर करो। आपको लगता है मेरे नोट्स शेयर होने से मेरी एक सीट चली जाएगी, बिल्कुल मत करो, ठीक है? बिल्कुल आप मत शेयर करो। लेकिन ये सोच रखना कि मैंने तुझसे नोट ले लिए लेकिन अपने नोट्स की बारी आई तो मैं तो नहीं देती क्योंकि मैं तो कहीं अपने नोट शेयर नहीं करती, ये गलत है। ज्ञान हमेशा प्रचार प्रसार करने से बढ़ता है, नॉलेज एनहांस होती है। और जिनकी नॉलेज दबी हुई है ना, जो अपने नॉलेज को 5 तालों में रखते हैं, वो संकुचित बुद्धि के होते हैं। संकुचित बुद्धि इन द सेंस उनका भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन उनका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है शेयर करने से। जब हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जब हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, एनहांस करते हैं, बाकी फिर आप रटते रहो कितना भी, कॉन्सेप्ट आपका लाइफ टाइम क्लियर नहीं होगा, कभी नहीं क्लियर होगा, और ये रियलिटी है, ठीक है? और वहीं आप एक क्वेश्चन को अभी ग्रुप पर कोई भी एक क्वेश्चन डिस्कस होता है, डिस्कस होते होते वो क्वेश्चन याद हो जाता है कि अच्छा भाई इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमने इतना डिस्कस किया है उस क्वेश्चन को, तो हमें पता चल गया, हमें एक्चुअल में नॉलेज मिल गई उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है? तो हमारी सोच होनी चाहिए कि हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। हम एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं और एक्सटेंशन के स्टूडेंट होते हुए हम ऐसी बात कर रहे हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये ना करें आप लोग। हालांकि मुझे इस पर बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे मैम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे भी बच्चे हैं इस दुनिया में। बच्चे क्या, आप लोग कोई दूध पीते छोटे बच्चे नहीं है, आप टीचर हैं, आप एग्जाम पास करके कल को जॉब लेंगे, तो ये मत करिए, ठीक है? या तो अपने नोट्स बिल्कुल शेयर मत करिए, दूसरे से भी मत लीजिए, या फिर अगर आपने दूसरे से लिए हैं तो उसकी भी हेल्प करने की आप हिम्मत अपने मन में रखिए कि मैं भी भाई समय आने पर इसकी हेल्प करूं। तो यही मुझे कहना था। ग्रुप में जो गरिमा है वो बनाए रखिए ग्रुप की, और मेरे किसी भी बच्चे ना इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम को टारगेट करेंगे और ना हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को टारगेट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश करेगा, चाहे चैनल पर चाहे क्या कहते हैं ग्रुप पर, वो ब्लॉक होगा, ठीक? चलिए गला भी खराब हो गया, बहुत बातें कर ली। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहिए, एंड इम्प्रूव योर सेल्फ एंड ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइज।